सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों न्यूज ये है दैट इंडियंस नेवी ऑन हाई अलर्ट। ऐसा क्यों है दोस्तों? आपने काफी आर्टिकल्स न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान अपनी हंगोर क्लास जो सबमरीन्स है उसको बे ऑफ बंगाल में 1971 के बाद फर्स्ट टाइम यहां पर दोस्तों प्लेस कर रहा है। ऐसा क्यों है और किस लिए किया जा रहा है, ये हम आज इस पूरे लेक्चर में देखेंगे और भी बहुत कुछ दोस्तों जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये पता करेंगे कि भैया ये अंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिजियस जोन्स, टेरिटोरियल जोन्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, रडार एंड सोनार के बीच में क्या डिफरेंस है, ये कैसे सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, 1971 के कॉन्टेक्स्ट में हंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूरा सिनारियो समझते हैं दोस्तों। और आज के टाइम में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है एज फार एज नेवल पावर इज कंसर्न अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट चाइना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो न्यूज ये है बेसिकली, पाकिस्तान नेवल शिफ्ट इन 2026, Pakistan inducted the new PNS Hangor submarines. It is built by China and use AIP tech. अब आप कहोगे सर ये AIP tech का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, AIP का यहां फुल फॉर्म होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसमें ट्रेडिशनली क्या होता था, जो सबमरीन्स बैटरी पे चलती थी नॉर्मली, उस वो कुछ दिन के बाद स्नॉर्कल करती थी। स्नॉर्कल का मतलब क्या होता है? सरफेस पे आती थी। क्यों आती थी? बैटरीज को चार्ज करने के लिए। तो जो एनिमी रडार है वो इसको कैच कर लेते थे दोस्तों, सिंपल सा है। उसके बाद ये जो एआईपी टेक आता है ना, एआईपी टेक क्या करता है, इस सबमरीन को लंबे टाइम तक अंडर वाटर रख सकता है। रीजन बीइंग इट कैरीज इट्स ओन ऑक्सीजन एंड फ्यूल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अंडर वाटर विदाउट नीडिंग टू सरफेस एंड कैन रिमेन हिडन अंडर वाटर फॉर मेनी डेज। कहने का मतलब बेसिकली ये है दोस्तों, जब नॉर्मल सबमरीन को जहां एक हफ्ता लगता था, अब ये जो एआईपी टेक है उसका इस्तेमाल करके ये 3-4 हफ्ते तक सस्टेन कर सकती है अंडर वाटर। तो इसको पकड़ना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान प्लान कर रहा है टोटल 8 हैंगोर क्लास सबमरीन्स को एक्वायर करने का। एक एक्वायर दोस्तों इसने कर ली है, अब एक आ गई है तो बंदर की तरह उछल रहा है, बे ऑफ बंगाल के अंदर लगाने की ये सोच रहा है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, यहां पे ये इसको प्लेस करने की सोच रहा है दोस्तों, ताकि भारत पे निगरानी रख सके। कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भारत को ये जवाब दे सके, इसलिए यहां पे प्लेस कर रहा है। बाकी इस भोंदू को ये नहीं पता कि इंडियन नेवी यहां पे अलर्ट पे है और यहां इस सबमरीन को 1971 वाला टाइम मत समझ लेना कि आईएनएस खुरकी को ये उड़ा देंगे। इस बार दोस्तों अलग ही बात है, नेवी इसका सुपड़ा साफ कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है दोस्तों एडवांस है, मोर स्टेल्थ, हार्ड टू डिटेक्ट, लॉन्गर पेट्रोल कर सकती है, अटैक भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वाइडर ऑपरेशनल रेंज है। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो रिलेशन है दोस्तों वो भी 2024 के बाद से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से डायरेक्ट फ्लाइट ट्रेड लिंक रिज्यूम हुए हैं, डिफेंस कोऑपरेशंस बढ़ी है। तो पाकिस्तान की जो वॉरशिप है ना, दैट विजिटेड दी चट्टोग्राम इन 2025, जॉइंट मिलिट्री एंगेजमेंट हैव इंक्रीज्ड। इसलिए बे ऑफ बंगाल दोस्तों मैटर करता है। ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। यहां पे मेजर शिपिंग रूट इसी क्षेत्र से पास होते हैं। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को दोस्तों जोड़ता है। ओके, बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। इसलिए यहां पे एनिमी क्लास सबमरीन का होना इंडिया के लिए दोस्तों अलर्ट सिग्नल भेजता है। ठीक है, इंडिया के लिए ये एक अलर्ट सिग्नल भेजता है। बट आप यहां पे बिल्कुल ही निश्चित रहे दोस्तों, हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। ओके, अब आपके कुछ क्वेश्चंस ये होंगे कि सर क्या पाकिस्तान सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है यहाँ पे? देखो बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के कुछ रूल समझने होंगे। तो देखो दोस्तों, ये जैसे कोस्टल स्टेट है हमारा, ठीक है, कोस्टल लाइन है हमारी, बेस लाइन से दोस्तों 12 किलोमीटर आगे टेरिटोरियल सी होता है। यहां पे पूरी सॉवरेनिटी होती है किसी कोस्टल स्टेट की। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 24 नॉटिकल माइल्स, यहां पे दोस्तों कंटीजियस जोन आता है, जिसमें रिसोर्सेज राइट भी कोस्टल स्टेट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों अप टू 200 नॉटिकल माइल यहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये ओपन है टू ऑल द नेशंस, यहां पे हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिलिट्री तो यहां पे भी दोस्तों अलाउड नहीं होती। ओके, उसके बाद जो हाई सीज आता है ना, दैट इज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, यहां पे ये वॉरशिप दोस्तों ऑपरेट कर सकती है। तो आप पूछोगे सर फिर क्या टेरिटोरियल सी के पास पाकिस्तान अपनी सबमरीन डिप्लॉय करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके लिए इंडिया की परमिशन बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पे दोस्तों ये हाई सी के अंदर अपनी सबमरीन लगाएगा और अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो डेफिनेटली भारत के पास इतने एडवांस सिस्टम है, इसकी हंगोर क्लास हो चाहे लंगूर क्लास हो, कोई भी सबमरीन हो, भारत उसको दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लीगली दोस्तों बिल्कुल ये सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है। पाकिस्तान कैन सेल सबमरीन थ्रू दीज वाटर्स, क्योंकि यहां पे दोस्तों किसी का भी राज नहीं होता पानी पे, पानी सबका है दोस्तों। यहां पे कोई कंट्री की परमिशन नहीं चाहिए इंटरनेशनल वाटर में। इसलिए तो आप देखो यूएस किस तरह से ऑपरेट कर रहा है फ्रीली, हमारे सेलर्स पे भी अटैक किया। दो इंडियन नेवी को एंगेज करना चाहिए था, बिकॉज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऐसा वो नहीं कर पाए। बांग्लादेश में अलाउ पोर्ट विजिट इफ इट चूज, अगर बांग्लादेश उनको अपने
टेरिटोरियल एरिया में दोस्तों परमिशंस देता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर यहां पे अपनी सबमरीन प्लेस कर सकती है। इसलिए बांग्लादेश के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए कहीं ना कहीं अलर्ट का साइन है दोस्तों, राइट। परमानेंट बेसिंग वुड रिक्वायर बांग्लादेश अप्रूवल। प्रैक्टिकल चैलेंजेस ये है कि डिस्टेंस बहुत दूर है पाकिस्तान से, ओके। लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट डिफिकल्ट हो जाती है। इंडियन नेवल सर्विलियंस अब स्ट्रांग हो गया है, ये 1971 वाली बात नहीं है। आप कहोगे कुछ लोगों को पता नहीं 1971 का, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री समझा देता हूं दोस्तों। होता क्या है, 1971 में ओरिजिनल जो पीएनएस हंगोर क्लास सबमरीन थी पाकिस्तान की, 71 में हम युद्ध में होते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, इंदिरा जी की सरकार थी। यहां पे पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों, हमारी वॉरशिप को डुबो देता है आईएनएस खुखरी, जिसमें भारत के 176 सेलर इस इंसिडेंट में दोस्तों डूब जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया इस तरह से रिटेलिएट करता है दोस्तों, आईएनएस खुखरी को डुबोने के बाद अपनी हंगोर क्लास सबमरीन को वापस कराची की तरफ मोड़ लेता है। लेकिन भारत दोस्तों ऑपरेशन पाइथन स्टार्ट कर देता है। ऑपरेशन पाइथन में दोस्तों कराची पोर्ट पे मैसिव रिटेलिएशन होती है, 3 दिन तक धुआं धुआं हो जाता है, 3 दिन तक जलता रहता है पूरा कराची पोर्ट। पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता है, उसकी पूरी नेवी को एक तरह से लॉक कर दिया जाता है, पूरे इंडियन ओशंस को भारत लॉक कर देता है, अग्रेसिव रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे करके यहां पे सरेंडर कराया जाता है, समुद्री ब्लॉकेड लग जाता है और 16 दिसंबर 1971 को यहां पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देती है, भारत युद्ध जीत जाता है, हमें सबको पता है। और यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग होता है। तो पाकिस्तान को यह लगता है कि हंगोर जो क्लास सबमरीन है, क्योंकि उसने भारत की वॉरशिप को डुबोया था, इसलिए ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी 8 सबमरीन इसने चाइना के साथ मिलकर के बनाने का फ्यूचर प्लान रखा है। एक इसके पास है, 5 इसके पास ऑलरेडी है। न्यूक्लियर सबमरीन इसके पास नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही है। एआईपी क्योंकि इसमें इंटीग्रेट है तो लंबे टाइम तक ये नीचे रह सकती है, लेकिन अभी 1971 नहीं है। हमारी जो आईएनएस खुखरी थी दोस्तों, उसके पास इतना एडवांस सोनार सिस्टम नहीं था जो इसको डिटेक्ट कर पाए, एंड दैट इज व्हाई यहां पे भारत कहीं ना कहीं अपनी एक शिप को खो देता है, उसके साथ साथ हमारे सेलर्स भी चले जाते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक चीज समझ लो, सोनार और रडार में दोस्तों फर्क क्या होता है। देखो दोस्तों, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब यहां पे साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जैसे मान लो ये एक वॉरशिप है, ये साउंड वेव का इस्तेमाल करेगी और पनडुब्बी को डिटेक्ट कर लेगी, कर लिया पनडुब्बी को डिटेक्ट, अब इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। रडार जो होता है दोस्तों, वो हवा में आसमान में रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे यूज करता है। जैसे ये रडार सिस्टम है, अगर कोई जहाज चल रही है तो ये रेडियो वेव्स फेंकेगा और डिटेक्ट करेगा और सिग्नल जाएंगे दोस्तों कमांड सिस्टम के पास, और कमांड सिस्टम इस एयर टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सोनार होता है, ये रडार होता है। यानी सिंपल शब्दों में ये समझो, सोनार होता है दोस्तों पानी के नीचे की चीज को डिटेक्ट करना, रडार होता है हवा में उड़ रही चीजों को डिटेक्ट करना। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पे दोस्तों बात आती है, सोनार सबसे असरदार तरीका है। भारत ने बहुत सारे ऐसे अपने सोनार सिस्टम को अपग्रेड किया है, अपनी वॉरशिप अपग्रेड किया है। ये सबक सीखा है भारत ने 1971 में, जो हमारी वॉरशिप डूबी थी दोस्तों। ओके, हमने एंटी सबमरीन वॉरफेयर यहां पे लिए हैं, सोनार को और हमने अपग्रेड किया है, सबमरीन फ्लीट्स को हमने मजबूत किया है, जैसे किलो क्लास सबमरीन, शिशुमास सबमरीन, अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, कलावरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन, इन सबको हमने एडवांस किया है। अब यहां पे बच पाना भारत से बहुत ही मुश्किल है। चाहे चाइना की मदद ली जाए, किसी और भी देश की मदद ली जाए, इंडिया एडवांस सिस्टम यूज कर रहा है दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि सर ठीक है, ये सबमरीन बे ऑफ बंगाल में आ गई, तो सर हमें क्या खतरा है? मुझे आप ये क्वेश्चन बता दो सर, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। ये न्यूक्लियर से चलने वाली सबमरीन तो नहीं है, ठीक है, हम समझ गए इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती है? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि इस सबमरीन के अंदर पाकिस्तान दोस्तों एक 533 की टॉर्पेडो ट्यूब्स को फिट करेगा। हंगोर क्लास सबमरीन में टॉर्पेडो ट्यूब को फिट करेगा और इसमें बाबर 3 क्रूज मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल 10 से 35 किलो टन का वॉरहेड कैरी कर सकती है, इसको वो इंटीग्रेट करेगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो आप कहोगे सर फिर ये तो इंडिया के लिए खतरा है, बे ऑफ बंगाल में अगर इस तरह का विध्वंसक वेपन पाकिस्तान प्लोय कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी को पहले से इंगेज करके इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर दुश्मन को टाइम मिल गया ना, मौका मिल गया ना दोस्तों, तो वो हार तो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन हमारा नुकसान कर देगा। इस नुकसान से अगर बचना है तो पहले से ही सांप को कुचल देना चाहिए। मौका क्यों देना उसे? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए और इसको कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना इसकी मदद करने वाला है, एडवांस टेक दे करके भारत का नुकसान ये करवा सकता है। ओके, खैर कुछ फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे सर यहां पे आपने हमें समझाया टेरिटोरियल सी के बारे में, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सी के बारे में, हमें डेटा भी दिए, 12 नॉटिकल माइल्स, 24, 200। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, ये भी तो बताओ। देखो दोस्तों, हमें सिंपल पता है कि 1 माइल में, यानी मील जो होता है, मीलो दूरी, ठीक है, 1 माइल में दोस्तों 1.609 किलोमीटर होता है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अब जो नॉटिकल होता है ना दोस्तों, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज 1.852 किलोमीटर। अब नॉटिकल का मतलब दोस्तों समुद्र से रिलेटेड है। ये ग्रीक वर्ड नॉटिकस एंड नॉटिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है शिप्स या सेलर से संबंधित।
एज सिंपल एज दैट। यानी जहां नॉटिकल आएगा दोस्तों वो समुद्र से रिलेटेड है, और उस माइल का जो लेंथ होगा ना, एज फार एज किलोमीटर में कन्वर्जन इज कंसर्न, नॉर्मल नॉटिकल माइल से ज्यादा होता है, जो रेगुलर माइल होता है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, ये डेटा यहां पे है। मतलब एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होगा। यानी अगर मैं 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो लगभग लगभग मैं 22 किलोमीटर, 22.25 किलोमीटर की यहां पे बात कर रहा हूं। कंटेजियस जोन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मैं 44.5 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये है बे ऑफ बंगाल। भारत दोस्तों यहां का सरताज है, हम है अपने इंडियन ओशियंस के राजा। ठीक है, कोई भी यहां पे किसी भी दुश्मन की बदतमीजी भारत नहीं झेलेगा, ना ही सहेगा। तो यहां पे दोस्तों बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जो एरिया है ना, यहां पे ये वाले एरियाज, ये भारत के अंडर के एरिया है दोस्तों। ओके, टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन्स। कंटेजियस जोन में दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशंस रिस्की होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाकिस्तान की सबमरीन यहां पे पेट्रोल कर सकती है, ऑल्दो होस्ट कंट्री ऑब्जेक्ट भी कर सकती है। ओके, सो पॉसिबल पेट्रोल जो एरिया है ना, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सीज होते हैं, यहाँ सबसे फ्री एरिया है। जितना अंदर घुसेगा उतना ही रिस्क है दोस्तों। आप कहोगे सर पकड़ा कैसे जाएगा, अंदर रहेगी ये सबमरीन तो एडवांस है दोस्तों, पकड़ने के लिए भारत के पास क्या एडवांस सिस्टम नहीं है क्या? इतना 50 साल 60 साल के बाद क्या भारत ने कुछ भी नहीं किया? बहुत एडवांस सिस्टम है दोस्तों, भारत पता कर लेगा और जरूरत पड़ने पर खत्म भी कर दी जाएगी। उसकी हंगूर और लंगूर क्लास सबमरीन मार गिरा दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट देख लो और अच्छे से समझ आएगा। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, ईईजी एंड हाई सीज एरिया। राइट, यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेस लाइन से टेरिटोरियल सी कितना होता है, कंटेजियस जोन कितना होता है, ईईजी कितना होता है, देन अप टू 200 नॉटिकल माइल, दैट इज द हाई सी एरिया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अगोस्ता क्लास जो फ्रांस से ली गई है, अगोस्ता 90 भी फ्रांस से ली गई सबमरीन है। 2+3 है पाकिस्तान के पास। फिर हंगोर क्लास ये चाइना के साथ 8 प्लान कर रहा है। एक इसके पास दोस्तों रिसेंटली अभी इसको मिली है, पाकिस्तान के सबसे एडवांस और बिल्कुल नई सबमरीन है जो चाइना में बनाई गई है। इसे 13 अप्रैल 2026 को कमीशन किया गया दोस्तों, और जून 2026 के पहले हफ्ते ही कराची पोर्ट पे ये पहुंच गई है। अब ये जून में पहुंच गई है ना पोर्ट में, इसलिए यहां पाकिस्तान लंगूर की तरह कूद रहा है, कह रहे हैं इंडियन ओशन में भेजेंगे। अभी आई है इसकी ये सबमरीन दोस्तों, और कह रहा है कि भैया ये हम इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करेंगे। इंडियन नेवी करिए आजा बेटा, तेरा इंतजार है, तू नई नई यहां पे सबमरीन भेजता जा, हम ठोकते जाएंगे। ठीक है, कितना मजा आएगा दोस्तों। वो बिल्कुल पैसे लगा करके वर्ल्ड बैंक से, इधर उधर से, अमेरिका से भीख मांग करके लोन ले रहा है और डिफेंस पे खर्चा कर रहा है। खर्चा करना चाहिए आम जनता की पेट भरपाई पे, कर रहा है डिफेंस के लिए, भारत के साथ दुश्मनी करने के लिए, और उसकी नई नई चीजों को यहाँ पे भारत दोस्तों उड़ा दे। ठीक है, आ गया ना सवाद। अगर ऐसे सवाद मिलते रहे तो दोस्तों क्या ही बात। पाकिस्तान कैन सेंड सबमरीन इनटू द बे ऑफ बंगाल लीगली थ्रू इंटरनेशनल वाटर, however maintaining a permanent operational presence near Indian eastern coast would require strong logistic support। इतना आसान नहीं है। Possible access to Bangladeshi port and the ability to avoid India's extensive surveillance network, India still retain a substantial qualitative advantage। and दूसरी चीज दोस्तों, भारत न्यूक्लियर ट्राइड है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है, वो है नहीं। ओके, पाकिस्तान एक तरह से एज फार एज न्यूक्लियर पावर इज कंसर्न तो लैंड और एयरफोर्स से अटैक कर सकता है, सबमरीन बेस्ड इतना नहीं है वो, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है। भारत दोस्तों पूरा पक्का शुद्ध कहते हैं ना न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है, लैंड, एयरफोर्स एंड सी तीनों से दाग सकते हैं परमाणु बॉम्ब। और चाइना अगर इतनी ज्यादा मदद कर रहा है ना पाकिस्तान की, भारत भी फिर दोस्तों चाइना को दिखा सकता है। हमारे पास दोस्तों K4 K15 जो मिसाइल्स है ना सबमरीन में लगती है अरिहंत के अंदर, अरिगात में, तो ये दोस्तों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। K4 की रेंज है 3500 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल से ही चाइना में दाग सकते हैं हम न्यूक्लियर मिसाइल्स। ओके, सबमरीन के थ्रू, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया। तो ये है दोस्तों बेसिकली लेक्चर, जहां पे हमने ये जाना कि भैया इंडियन नेवी अलर्ट पर क्यों है, पाकिस्तान क्यों लंगूर क्लास सबमरीन्स को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करना चाहता है, क्या मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर के कारण ये चाहता है कि भारत का नुकसान कर सके, ऐसा होने नहीं वाला। इसके मंसूबे हमेशा सपने में ही खत्म हो जाते हैं बेचारे के। 1971 वार के कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि इसने, पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की जो INS कुर्की है उसको डुबो करके अपने आप को जो चौधरी समझ रहा था, उसके बाद कैसे भारत ने ऑपरेशन चला के सरेंडर करवाया। फिर हमने ये जाना दोस्तों कि जो सबमरीन वॉरफेयर है इंडिया उसमें कैसे एडवांस कर रहा है, सोनार और रडार में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं सीज के, उसके बारे में हमने दोस्तों देखा। इस लेक्चर पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement regarding maritime zones under United Nations Convention on the Law of Sea. A country's territorial sea extend up to 12 nautical miles from its baseline. Absolutely correct. Exclusive economic zone extend up to 200 miles from the coast. ये भी ठीक है. Foreign warship and submarines can legally operate in the high seas beyond national jurisdiction. ये भी ठीक है दोस्तों. ओके, पानी सबके लिए एक जैसा है, सबको यहाँ पे इजाजत देता है, लैंड की तरह नहीं है मेरा ये एरिया या तेरा वो एरिया, पानी सबके लिए बराबर है। A coastal state has complete sovereignty over all military activity conducted in another country's exclusive economic zone. No. Reason being, किसी कोस्टल स्टेट के पास दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलिट्री एक्टिविटी पर कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं होती। असल में UNCLOS के मुताबिक दूसरे देशों की किसी कोस्टल स्टेट के EEZ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन ओवरफ्लाइट मिला तो होता है। हालांकि मिलिट्री एक्टिविटी को लेकर यूएस और इंडिया चाइना के बीच थोड़ा डिस्प्यूट भी रहता है, पर कानून के मुताबिक कंप्लीट सॉवरेनिटी सिर्फ
रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन पर होती है, ना कि दूसरे देशों की मिलिट्री एक्टिविटीज पर। एंड दैट इज वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। अब दोस्तों एक और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपको मैंने ये सब कुछ बताया दोस्त, क्या पाकिस्तान का ड्रीम एम्बिशन है जो कभी उसका पूरा होने नहीं वाला। थोड़ा बहुत हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशन समझी। अब मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि भैया एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्राइगेट्स, डिस्ट्रॉयर, कॉर्बेट्स, इनमें क्या फर्क होता है, ये हम सबने सुने, और इनका नाम कैसे होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर्स किस तरह से की जाती है। तो देखो दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है, यानी कि चलता फिरता एक किला, चलता फिरता एयरबेस दोस्तों, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स होता है, भारत के जो भी एयरक्राफ्ट है, जैसे रफाइल, हमने 26 मरीन रफाइल ऑर्डर किया है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही उतरेंगे दोस्तों। ओके, चलता फिरता एयरबेस है, ये मिलिट्री एयरबेस है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर नेम आफ्टर ग्रैंड क्वालिटी ऑफ पावर एंड विक्ट्री, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत, विक्रमादित्य हमारा जो ग्रेट एम्परर थे, विक्रांत सिंबलाइजेस नेवल स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। जो डिस्ट्रॉयर होते हैं ना वो दोस्तों, वो एयरक्राफ्ट से छोटे होते हैं, उसका काम होता है वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करना दुश्मनों की, ठीक है। उसके ना जो डिस्ट्रॉयर के नाम होते हैं दोस्तों, वो भारत की सिटीज, कैपिटल, किंग्स, इनके नाम पे पड़ते हैं, जैसे आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इंफाल, आईएनएस सूरत। ओके, उसके बाद दोस्तों आता है फ्राइगेट्स। फ्राइगेट्स डिस्ट्रॉयर से भी थोड़े से छोटे होते हैं, राइट। इनका काम भी यही होता है, वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करना, निगरानी रखना। फ्राइगेट्स दोस्तों, इनके नाम होते हैं माउंटेन्स के, रिवर्स के ऊपर रखे हुए, जैसे आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। ओके, तलवार क्लास फ्राइगेट्स नेम्ड आफ्टर वेपन सच एज तलवार, त्रिशूल, तेग, त्रिकंड, इस तरह से, समझ गए। उसके बाद कॉर्वेट्स होते हैं दोस्तों, इनका नाम दोस्तों वॉरियर, अग्रेसिव वॉरियर्स से रिलेटेड, सिंबल्स ऑफ कंबैट रेडीनेस, आइलैंड पे रखा जाता है। फिर सबमरीन आती है दोस्तों, आईएनएस कलावरी, सबमरीन के बारे में आपको पता होगा, वागीर, वागशीर। सबमरीन दोस्तों मेनली दो प्रकार की है, एक नॉर्मल सबमरीन, इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन होती है, आज इसको एडवांस कर रहे हैं एआईपी सिस्टम लगा करके। दूसरी दोस्तों न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो भारत के पास है, ठीक है। भारत के पास दोस्तों न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है, चाइना की कंपैरिजन में देखें तो कम है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है भारत के पास भी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन का। इंडिया के पास 18 से 20 यहाँ पे टोटल सबमरीन है दोस्तों, और चाइना के पास 60 प्लस सबमरीन है। यूएस के पास तो बहुत है, पूरी दुनिया में तैनात कर रखी है इसने सबमरीन। So this is all about the lecture, guys. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.